हेलो बच्चों, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए नया चैप्टर शुरू करने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो जो छोटे एनिमल्स में होते हैं जैसे यूनिसेल्युलर एनिमल में, तो उनके पास उतने सेल्स नहीं होते हैं, उनका कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। बट इन हायर एनिमल्स में देखेंगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलग से सिस्टम बना दिया गया है। जैसे हमारे बॉडी में हायर एनिमल में चलने के लिए, देखने के लिए, सांस लेने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अलग अलग सिस्टम है। वैसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अलग सिस्टम है। तो इन केस ऑफ एनिमल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन और हार्मोन से होता है, ब्रेन और हार्मोन से होता है। और प्लांट के केस में देखेंगे, प्लांट में क्या होता है, ब्रेन नहीं होता है, तो वहां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होता है, ओनली हार्मोन से। उसको हम फाइटो हार्मोन्स बोलेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये एनिमल में नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और एक और सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो चलते पहले यहाँ एनिमल्स, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस थ्रू ब्रेन एंड हार्मोन। एनिमल्स में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन और हार्मोन से। इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस थ्रू हार्मोन्स ओनली। प्लांट्स में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन से होता है, क्योंकि ब्रेन्स नहीं होता है। अब देखो बच्चों, फ्लावरिंग, प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग का भी एक सीजन होता है। तो इट मीन्स, इसका मतलब है कि कुछ तो है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, कब फ्लावर आना, कब उसका लीफ मैच्योर होने से वो गिर जाना, नए ब्रांचेस आना। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ये सिर्फ हमारा टंग बोल रहा है, ऐसे नहीं है। मेरा ब्रेन, मेरा टंग्स, मेरा मीन्स पोस्चर या हाथ पैर जो भी है, ये सभी मिल करके ये आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेशन है, एक इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ देखो, इन प्लांट्स हमने बताया था हार्मोन्स होता है, और हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो बाहर का स्टिमुली, स्टिमुली मतलब कुछ देखेंगे, जैसे आई ने देखा तो तुरंत उसमें देखो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। आई देखने के बाद वो तुरंत ब्रेन को मैसेज दे देगा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। अगर ज्यादा गर्मी या ठंडी है तो स्किन फील करके ब्रेन को बता देगा कि गर्म है या ठंडा है। वैसे टंग पे कुछ रखेंगे तो वो टेस्ट बता देगा। हम कान से सुन के बता सकते हैं। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन, ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, ये बाहर के स्टिमुली को, पूरा स्टिमुली मीन्स कुछ भी चेंजेस होता है, ये ब्रेन को बताता है। और ब्रेन वैसे रिएक्ट करता है, उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स। तो यहाँ देखेंगे सेंसरी ऑर्गन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये 5 सेंसरी ऑर्गन है। ईयर है, नोज है, टंग है, आई है, स्किन है। तो बाहर में जो भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन को दे देता है। कौन, ये सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, ये 5 सेंसरी ऑर्गन। ओके, ईयर, नोज, ईयर क्या सुनने का, नोज स्मेल का, और टंग टेस्ट का, आई देखने का, और स्किन हॉट या कोल्ड का दे देता है। यहाँ देखो दिया हुआ है गैस्ट्रेटो रिसेप्टर, ये टेस्ट बताता है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारे नोज में होता है, वो स्मेल बताता है। सी न्यूरॉन इज, यहां देखेंगे हम, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल। हमारे बॉडी में नेटवर्क है, नर्व सेल का नेटवर्क है। हम आंख बंद करके कहीं भी टच करेंगे तो तुरंत हमारे बॉडी को पता चलेगा। एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और ये जो न्यूरॉन होता है बच्चों, इसका लेंथ 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक, और वी कैन से 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ये सबसे लंबा सेल होता है जो बॉडी में होता है। और ये क्या करता है, मैसेज, जहां से भी, अगर मान लो यहां से मैसेज आया, पहले ये देखो, ये डायग्राम आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डायग्राम बनाने के भी लिए आ सकता है, या दिया रहेगा तो आपको उसको लेबल भी करना है। तो ये देखो, पहले हम देखेंगे न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम होता है। इसका लेंथ 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर हो सकता है, बहुत बड़े तक हो सकते हैं। और ये देखो, ये जो बीच वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, जो जो सेंटर में ब्लैक कलर का देखा है, ये न्यूक्लियस है। जैसे आपको मालूम है सभी सेल में न्यूक्लियस होता है सेल के सेंटर में, और जो राउंड वाला है इसको सेल बॉडी बोलते हैं या साइटोन बोलेंगे। ये पतले पतले स्ट्रक्चर है तो इसको डेंड्राइट बोलेंगे। और बीच में एक देखो लंबा सा स्ट्रक्चर है, उसको एक्सन बोलते हैं। और ये एक्सन इज कवर्ड बाई माइलिन शीट। ये देखो माइलिन शीट है, माइलिन शीट है उसको कवर करके रखता है। जैसे वायर के ऊपर देखो एक प्लास्टिक कवरिंग होता है प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही एक्शन को प्रोटेक्ट करता है माइलिन शीट। किसी किसी न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं होते हैं तो उसको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और यहाँ से फिर मैसेज यहाँ आएगा, और ये देखो ये नर्व एंडिंग है, यहाँ जहाँ खत्म हो रहा, ये नर्व जहाँ खत्म हो रहा वहां से दूसरा शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक न्यूरॉन दूसरे को पास करेगा, ये फटाफट पास होके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक चला जाता है। तो हमारे बॉडी में नेटवर्क है, पूरा न्यूरॉन का हमारे बॉडी में नेटवर्क है। अभी देखो ये जो भी कहीं भी टच करेंगे तो न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा, और वो कहाँ आएगा हमारे, दिस इज द कॉल द वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। तो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन में आ जाएगा। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमने बता दिया है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। एंड नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स क्या है आप देख लेना, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सन, माइलिन शीट एंड नर्व एंडिंग। यहाँ जहां से खत्म होता है वहां से फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैसेज यहाँ से ये मैसेज रिसीव करेगा। ओके, डेंड्राइट विल रिसीव द मैसेज डेंड्राइट में स्टिमुली, यहाँ से हॉट गर्म या देखने का जो भी चीज आएगा ये रिसीव करेगा, और ये सेल बॉडी को दे देगा, सेल बॉडी एक्शन को दे देगा, एक्शन से कहाँ आएगा, नर्व एंडिंग, यहाँ से फिर दूसरा ऐसे ही न्यूरॉन होगा उसमें पास हो जाएगा। तो ऐसे ये न्यूरॉन मैसेजेस को एक जगह से दूसरे जगह पास करता है। और हमारे बॉडी में देखो अब दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर, या उसको सेंसरी नर्व बोलेंगे एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व्स का क्या काम है, वो मैसेज कहीं से भी लेके जाके ब्रेन को दे देता है। दे रिसीव द मैसेजेस ओके और स्टिमुली एंड दे ट्रांसफर टू द ब्रेन, और ब्रेन विल एनालाइज, ब्रेन इसके ऊपर सोचेगा समझेगा एंड देन दे विल टेक द डिसीजन, और उसके बाद वहां से ऑर्डर आएगा। ऑर्डर कौन लेके आएगा, मोटर नर्व्स, और मोटर नर्व्स में ऑर्डर आएगा तो वो कहाँ आएगा, हमारे इफेक्टर में। इफेक्टर मतलब क्या होता है, मसल्स में आएगा। अगर मान लो यहाँ कुछ मच्छर काट रहा है, मक्खी काट रहा है, तो ये मैसेज चला गया हमारे ब्रेन में। ब्रेन बोलेगा इस हाथ में, दिस इज द इफेक्टर, इसमें यहाँ इफेक्टर आएगा, तो इसको इस हाथ को ऑर्डर आएगा कि जाके इसको भगा दो, ऐसे मार दो। या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो अगर बॉल आ रहा तो आंख में देख लिया कि बॉल आ रहा, और आंख में न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन को भेज देंगे कि सामने से एक बॉल आ रहा, तो हमारा जो ब्रेन है बोले वो दे विल गिव द ऑर्डर, वो क्या ऑर्डर देगा पैर को कि दौड़ के जाके लात मार दो। तो यहाँ पैर हमारा इफेक्टर हो गया, पैर क्या होगा हमारा इफेक्टर, और आई क्या और रिसेप्टर हो गया, वो मैसेज को रिसीव किया ब्रेन को दिया। ओके तो यहां से देखेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो हमने बताया था सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सन और नर्व एंडिंग। और ये मैसेजेस कैसे आता है, स्टिमुली, स्टिमुली मींस जो भी बाहर का कोई, जैसे हमने किसी को कोई अगर मान लो डॉग आ रहा तो डॉग स्टिमुली है, उसे हमने देख लिया, स्टिमुली को देख लिया, उसको हमारा आंख में जो रिसेप्टर है वो रिसीव कर लिया मैसेज, और वो डेंड्राइट को दे दिया, डेंड्राइट सेल बॉडी को दे दिया, सेल बॉडी एक्सन को दे दिया, और वहां एक्शन से क्या होगा, दूसरा जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ज्वाइन करता है, दैट जंक्शन इज कॉल्ड द साइनेप्स, और वहां से फिर दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरह मैसेजेस एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। मींस रिसेप्टर means those who receive, they will receive the messages and transfer to the brain, or brain will analyze and they will give the order to the effector. Effector means muscle, और muscle they will act according to order. अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये वेरी क्विक एक्शन। क्या होता है, बहुत क्विक एक्शन। ये देखो एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है,
अगर कोई मैसेज रिसीव करता है तो ये मैसेज यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेज देगा, ब्रेन इसके ऊपर दे विल टेक द डिसीजन, दे विल एनालाइज, उसको सोचेगा समझेगा, देन दे विल टेक द डिसीजन, और मोटर नर्व से फिर ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मसल्स में आएगा और वो काम होगा, जो स्टिमुली है उसका रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस है। क्या यहाँ रिसीव करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन विल टेक इट्स ओन टाइम, फिर वहां से वो मैसेज भेजेगा तो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मसल्स में आएगा, तो ये ज्यादा टाइम लगता है। रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या होता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन, जो भी हमारा सेंसरी ऑर्गन है वो मैसेज स्टिमुली को रिसीव करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को देगा, और स्पाइनल कॉर्ड वहीं से तुरंत हमारा यहीं से वापस कर देगा, रिस्पॉन्स करेगा, जो करना है, जो स्टेप्स उठाना है वो उठाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट रास्ता है। अभी देखो ये क्यों ऐसा होता है, अगर मान लो कोई एक हॉट बॉडी है, उसको हम टच किए, जैसे हम टच किए तो स्किन को गर्म लगा, अब स्किन सेंसिंग नर्व से यहाँ या न्यूरॉन है, ये मैसेज देगा ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन को जाएगा कि वहां गर्म लग रहा, और ब्रेन बोलेगा ठीक है गर्म लग रहा हटाओ, फिर वो मैसेज हमारा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर हैंड में आएगा। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, इतना टाइम में क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए कोई भी एक्शन जो कि बहुत जल्दी करना है, क्विक करना है, तो इसमें क्या होगा, ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सो इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन डज नॉट टेक पार्ट इन रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ ब्रेन का काम कौन कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से जैसे मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड, और वहीं से हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा, और मसल कभी भी रिस्पॉन्स कहाँ आएगा, मसल्स में आएगा, क्योंकि मूवमेंट तो मसल में ही हो गया ना। सो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रास्ता है, ये देखो सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड गया, स्पाइनल कॉर्ड से मसल में आएगा, ये जो रास्ता है, द पाथ फॉलोड बाय दिस स्टिमुली और दिस मैसेजेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये जो रास्ता है, पाथ है, उसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक क्विक एक्शन, ओके, इट सेव्स आवर बॉडी फ्रॉम सो मेनी डेंजर। अगर मान लो कोई कीड़ा आ रहा है आंख के पास, और आई देखेगा, आई का सेंसिटिव जो न्यूरॉन है वो ब्रेन को ऑर्डर दे, ब्रेन को मैसेज देगा, और ब्रेन बोलेगा ठीक है आंख बंद करो, तब तक तो कीड़ा आंख में घुस जाएगा ना। तो ऐसे बहुत से एक्शन है जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है क्विक। या हम जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अपना रिफ्लेक्सेस डेवलप करते हैं, क्योंकि बॉल आ रहा हमें दिखाई दे रहा, ब्रेन सोचेगा समझेगा और फिर ऑर्डर देगा कि वहां जाके फ्रंट फुट में जाके ड्राइव करो, तब तक तो हम बोल्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए रिफ्लेक्सेस को डेवलप करते हैं। तो बस आप याद रखना बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक क्विक एक्शन इन दैट ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व एंड इट सेव्स आवर बॉडी फ्रॉम सो मेनी डेंजर। या हम चल रहे हैं, कांटा के ऊपर पैर रख दिया और ये मैसेज जाएगा, ऑर्डर आएगा, तब तक तो कांटा हमारा इस पार से उस पार चल जाएगा। सो जैसे कांटा पे हम पैर रखेंगे तुरंत उछल जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ ब्रेन, हम पढ़ेंगे ब्रेन। सो ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स, so that's why this is the most important. and brain, suppose ये हमारा ब्रेन है, ओके, ये ब्रेन है। सो ब्रेन एक ब्रेन का बॉक्स है जिसको हम स्कल बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं। सो ब्रेन इज केप्ट इन ए हार्ड बोनी बॉक्स, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं या स्कल बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। और ये ब्रेन के चारों तरफ ये 3 लेयर मेम्ब्रेन होता है, 3 लेयर membrane, 1 layer, and this is the 2nd layer, and this is the 3rd layer। 3 layer membrane होता है, and in that membrane liquid is filled, इसमें लिक्विड भरा रहता है। Why? to absorb the shock। अगर मान लो हम ऐसे ब्रेन को मारेंगे तो चोट लगेगा बोन के द्वारा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक लिक्विड टाइप के बैग में बैलून जैसा होता है उसमें रखते हैं। सो दिस मेम्ब्रेन इज 3 लेयर। याद रखना बच्चों, ये मेम्ब्रेन कितना होता है, 3 लेयर, और इसका बोलते हैं मीनिंग्स। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज मीनिंग। सो 3 लेयर का नाम है, पहला वाला ड्यूरामेटल, आर्किनॉइड मैटर और पायामेटर। तो पूछेगा बीच में कौन सा लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड द आर्किनॉइड मेम्ब्रेन। सो ब्रेन इज सराउंडेड बाय ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, and in that 3 layer is there। In
in between the three layer liquid is filled and that is called cerebrospinal fluid. इस नाम को आप हमेशा याद रखना, cerebrospinal fluid. यहाँ देखो, filled with cerebrospinal fluid. It protect the brain from the shocks. उसको चोट लगने से बचाने के लिए. तो इसका हो गया मीनिंग्स, आपको समझ में आ गया, थ्री लेयर. नेक्स्ट, और जो लिक्विड बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. मेन फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन? फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है? यहां देखो, थिंकिंग, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, क्या सोचना समझना, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या हमारे बचपन से लेके अभी तक जितने दोस्त थे, गांव नगर, ये सभी उसमें हमारे ब्रेन में स्टोर है, वहां पे स्टोर है. जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्रामिंग दिए रहते हैं, स्टोर किया रहता है, वैसे स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूसिंग इमोशन, और इमोशन भी प्रोड्यूस करता है. जैसे हमारे जो कोई बहुत क्लोज है, वो कहीं परमानेंट जा रहे हैं तो हम रोने लगते हैं, या खुशी से भी हम क्या होता है, आंख में आंसू आ जाता है. सो दैट इज आल्सो इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शन, और बॉडी के सभी फंक्शन, जैसे हमारा हार्ट बीट को या लंग्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये हार्मोनल सिस्टम को, मैं जो बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, द ये बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, नहीं तो हम गिर जाते हैं. दिस ऑल थिंग इज कंट्रोल बाय ब्रेन. अब यहाँ देखेंगे बॉडी फंक्शन में क्या होता है, वी डिवाइड द फंक्शन इन टू टाइप. ब्रेन क्या करता है, दो टाइप का फंक्शन करता है. एक क्या होता है वॉलेंट्री, और दूसरा क्या होता है इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री क्या होता है, जो हमारे मर्जी से होता है, हमारी इच्छा से जो काम होता है उसको वॉलेंट्री बोलेंगे. जैसे हमें कुछ लिखना है, बोलना है, उठना है, बैठना है, खेलना है, ये हमारे मर्जी से. हमारा मर्जी होगा तो खेलूंगा, नहीं मर्जी होगा नहीं खेलेंगे, मर्जी होगा तो लिखेंगे, बोलेंगे, और नहीं होगा तो नहीं होगा. सो दैट टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द वॉलेंट्री एक्शन. जो हम चाहते हैं और करते हैं, दैट इज वॉलेंट्री एक्शन. लेकिन कुछ ऐसा भी एक्शन है जो हम चाहने से भी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बॉडी में है, बट नॉट इन आवर कंट्रोल. जैसे हमने खाना खा लिया और मैं चाहूंगा कि नहीं, अभी डाइजेशन नहीं करना, वी कांट स्टॉप. क्या हम अपना हार्ट बीट को कम ज्यादा कर सकते हैं, रोक सकते हैं? नहीं. लंग्स को रोक सकते हैं, किडनी का फंक्शन रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं. तो ऐसा, या कुछ जो भी विच इज नॉट कंट्रोल, अगर आंख के सामने कुछ आ रहा तो हम चाहेंगे कि आंख खुला रहे, लेकिन नहीं होगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा. सो एनी फंक्शन विच इज नॉट कंट्रोल बाय आवर विल, दैट टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन. और जो हमारे इच्छा से होता है उसको वॉलेंट्री. तो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसमें कुछ पार्ट क्या होता है, वॉलेंट्री का काम करता है, और कुछ पार्ट इनवॉलेंट्री का काम करता है. Now, see, brain is divided into three parts. ब्रेन को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन मतलब सामने वाला, उसके बाद मिड ब्रेन, और नेक्स्ट होता है हाइंड ब्रेन, मतलब पीछे वाला. फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन पीछे वाला, बीच वाला, और हाइंड ब्रेन क्या होता है, पीछे वाला. तो एक एक करके हम इसको डिटेल में आपको बता रहे हैं. पहला है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. वाई? बिकॉज जितना भी मेन काम है हमारा, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, ये मीन्स साइट सीइंग, देखना, सुनना, टेस्ट, ये सभी चीज हमारे फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम होता है वो कंट्रोल करता है. सो इसीलिए हम बोलते हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द ब्रेन. अगर आ गया राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो इसमें ये लिखना पड़ेगा. ये देखो क्या काम करता है, थिंकिंग, स्पीच, साइट मीन्स देखने का काम, हियरिंग सुनने का काम, यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कुछ हमें मिला तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट होना है, काम करना है, ये सभी कौन काम करता है, फोर ब्रेन. अब फोर ब्रेन में भी देखो थ्री पार्ट्स है, याद रखना, सेरिब्रम, olfactory lobes and hypothalamus. Cerebrum is this forebrain is again divided into cerebrum, olfactory lobes and hypothalamus. तो इसमें भी सेरिब्रम का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. olfactory lobe है तो इसका काम है स्मेल करना. olfactory lobes का काम क्या है, स्मेल. दे डिटेक्ट द स्मेल, वो क्या करता है, स्मेल से पता लगा लेता है कि क्या चीज है. नेक्स्ट हाइपोथैलेमस
कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ज्यादा कुछ काम नहीं है, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ता है। दिस मिड ब्रेन इज द लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। It connect forebrain with the hindbrain. It control the movement of the neck. हमारे गर्दन का, बॉडी का मूवमेंट वगैरह ये सब जो है वो हमारा मिड ब्रेन काम करता है। अभी चलते हैं, लास्ट वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हाइंड ब्रेन मीन्स पीछे वाला ब्रेन, ये भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। सेरिबेलम, पोंस वोरोलिस का पूरा नाम है पोंस, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ सेरिबेलम है और यहाँ सेरिब्रम है। तो सम टाइम बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछने से ये लिख देंगे, ये पूछने से वो लिख देंगे, तो नंबर फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखना, ये सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम होता है। सो हाइंड ब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। वो थ्री पार्ट्स क्या है, यहाँ देखो, ये सेरिबेलम, पोंस और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो सेरिबेलम का काम है, इट मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, ये हमारा पोस्चर को मेंटेन करता है। अभी देखो, अगर मान लो मैं स्टैचू होता है तो हम कोई ऐसे नहीं रख सकता, गिर जाएंगे ना। लेकिन अगर मान लो हम ऐसे भी खड़ा रहेंगे तो नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन का हमारा जो सेरिबेलम पार्ट है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस रखता है। हम कहीं भी झुक जाएंगे, नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे प्लेस में अगर आप एक स्टैचू को रखो, खड़ा करो, उसको भी थोड़ा बेंड करने से क्या होगा, वो बैलेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? यही रीजन है। उसके बॉडी में क्या है, सेरिबेलम नहीं है। इट विल नॉट बैलेंस द बॉडी पोस्चर, इक्विलिब्रियम। वो कैसे भी कर देंगे तो गिर जाएगा। नेक्स्ट होता है पोंस। इसका पूरा नाम एक्चुअली पोंस वोरली है। ये क्या करता है, हमारे रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेट ऑफ रिस्पिरेशन का। और मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये क्या होता है, इनवॉलेंटरी एक्शन। अभी बताया ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, डाइजेशन हो गया, या भूख लगना हो गया, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनवॉलेंटरी एक्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसे बच्चों हमने बताया कि प्लांट्स में ब्रेन नहीं होता है, तो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ही मीन से होता है, दैट इज कॉल्ड द हार्मोनल। हार्मोन्स के कारण होता है। तो यहाँ देखेंगे, इमीडिएट रिस्पॉन्सेस ऑफ मिमोसा। मिमोसा प्लांट जैसे आप जानते हो, टच मी नॉट, उसमें क्या केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल जैसा सिग्नल जाता है, और जैसे ही हम टच करेंगे वो बहुत सडन रिएक्ट करता है और अपने लीफ को कोलैप्स कर देता है, बंद कर देता है, और ये बहुत फास्ट होता है। लेकिन बाकी जो एक्शन होते हैं, बाकी जो मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, वो बहुत स्लो होते हैं। सिर्फ यही ऐसा मूवमेंट है जो कि बहुत फास्ट होता है। और मॉर्निंग में देखोगे, जब सनराइज होता है तो फ्लावर भी ओपन होते हैं, वो भी इतना फास्ट नहीं होता, वो भी स्लो होता है। लेकिन बाकी जो ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ वाला मूवमेंट होता है, ये बहुत स्लो होता है। इसको हम ठीक से देख नहीं सकते, कुछ दिन के बाद दिखाई देगा। तो यहाँ देखेंगे, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ के कारण क्या 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 मूवमेंट होते हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट है मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट्स क्या होता है, सनलाइट की तरफ मूवमेंट करता है और इट ग्रो टुवर्ड द सनलाइट। और जो रूट होते हैं वो जमीन के तरफ या पानी के तरफ ग्रो करते हैं। और नेक्स्ट क्या हो गया, टेंड्रिल। जो वीक प्लांट्स होते हैं उसमें देखो ऐसे लपेटने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। तो जो भी कोई कुछ लकड़ी या कुछ वुडन स्ट्रक्चर, एनीथिंग सपोर्ट अगर उसे मिलता है तो उसको सराउंडिंग ऐसे ये कर लेता है सपोर्ट के लिए, और उसको पकड़ के उठ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं टेंड्रिल ग्रो टुवर्ड द सपोर्ट। वो कहाँ जाएगा, जहां भी सपोर्ट मिलेगा उसको पकड़ के होगा। और नेक्स्ट होता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या होता है, ये भी हमारा पॉलन ट्यूब, यहाँ देखो, ये when the pollen grain will fall, pollen grain स्टिग्मा के ऊपर जब गिरता है तो एक लंबा ऐसे ट्यूब बनाता है। और यहाँ मान लो ये ओव्यूल है, तो ये लंबा ट्यूब बना करके ये ओव्यूल के अंदर चल जाता है। तो pollen grain grow toward the ovule। सो ये होता है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सनलाइट के तरफ स्टेम ग्रो करता है, मिट्टी के तरफ, सॉइल के तरफ, या पानी के तरफ, या हम बोल सकते हैं अर्थ के तरफ मूवमेंट करता है, वो रूट होता है। टेंड्रिल क्या होता है, जहां सपोर्ट होगा वहां मूवमेंट होगा, तो वो सपोर्ट की तरफ मूवमेंट करता है, मींस दे ग्रो। यहाँ ग्रोथ का बात हो रहा है। ओके,
ये सब ग्रोथ होगा, वो लाइट की तरफ ग्रो होता जाएगा, ये नहीं कि उठ कर चल जाएगा, वो लाइट की तरफ ग्रो होगा, वो जमीन में नीचे मिट्टी की तरफ ग्रोथ होगा। सो दिस मूवमेंट इज ड्यू टू ग्रोथ। यहाँ डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं, बच्चों याद रखना, ट्रॉफिक। ट्रॉफिक मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अगर सन की तरफ होगा तो उसको हम फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। सो इफ द प्लांट्स मूविंग टुवर्ड द सनलाइट, दैट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। या विंडो के पास हम मनी प्लांट कुछ भी रखते हैं तो देखेंगे विंडो से बाहर जाता है, पूछेगा इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा है, तो आप याद रखना कि वो प्लांट किस साइड जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, इसीलिए उसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। और जो जमीन की तरफ, जियो मीन्स अर्थ होता है, जो जमीन की तरफ जा रहा है, जैसे रूट कहाँ ग्रो होते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, वो जमीन की तरफ जाएंगे, तो रूट में कौन सा मूवमेंट होता है, तो उसको बोलेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, अगर कोई भी चीज है, अगर ये ऐसा है तो टेंड्रिल इसको सराउंड कर लगे, यहाँ पे टेंड्रिल ग्रो हो जाएंगे और उसको पकड़ के उठ जाएगा, उसको हम याद रखना थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, केमिकल के कारण। यहाँ देखो, इसमें पोलन ग्रेन ग्रो हो रहा ड्यू टू सम केमिकल, सो इसको हम बोलेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अभी देखो प्लांट्स क्या होता है, जो स्टेम होता है वो सनलाइट की तरफ मूव करता है। कैसे मूव करता है, यहाँ देखो ये स्टेम है, तो अगर मान लो सनलाइट इधर है तो ये वाला पार्ट का सेल डिवीजन बहुत कम होगा, और ये वाला पार्ट में क्या होगा, सेल डिवीजन ज्यादा होगा। और यहाँ देखो ये सेल सभी बड़े बड़े हो गए, ये सभी छोटे छोटे रह गए, तो प्लांट उस साइड बेंड कर जाता है। और जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, याद रखना बच्चों, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होता है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही कोई भी हमारा ग्रोथ मूवमेंट होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन याद रखना। सो यही ट्रॉपिक मूवमेंट का कारण क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन। और याद रखना, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मींस डायरेक्शनल मूवमेंट। और ये क्या, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ये ग्रोथ अगर सनलाइट की तरफ ग्रोथ होगा तो अलग है, रूट स्टेम सनलाइट की तरफ ग्रोथ करेगा, रूट सॉइल की तरफ ग्रो करेगा, टेंडिल क्या होगा, जहां सपोर्ट होगा उससे पकड़ेगा, और जो पोलन ग्रेन है, ये देखो यहाँ पोलन ट्यूब बनाएगा। सो दीज आर द coordination in plants. So in plants coordination take place due to hormones only. Brain is absent. Brain is absent. So here only one thing, that is called the plant hormones. उसको हम फाइटो हार्मोन्स बोलेंगे। आगे हम बताएंगे डिफरेंट टाइप। 5 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स होते हैं। फाइटो हार्मोन्स मतलब क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स। फाइटा मतलब प्लांट होता है, एंड फाइटो हार्मोन्स अगर दिया रहेगा तो आप समझ लेना कि प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखो 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, उसमें होता है ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। सो इसको हम वन बाय वन आपको बता रहे हैं। ऑक्सिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। अगर सभी हार्मोन्स में बोला जाए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सिन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। व्हाई, बिकॉज इट प्रमोट द सेल डिवीजन। ये क्या करता है, सेल डिवीजन को ग्रो करता है। इट प्रमोट द फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, एंड this help the plant to grow in all direction. So this initiate cell division also. It help in growth, in flowering and fruiting. So this is the best hormones about the auxin we can say. See, and all the movement, phototropic movement, इससे पहले मैं क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। फोटोट्रॉपिक मीन्स द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और एनी ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट, या तो लाइट की तरफ हो, या अर्थ की तरफ हो, या वाटर की तरफ हो। सो दिस हार्मोन्स हेल्प इन द ट्रॉपिक मूवमेंट। It help in the tropic movement means directional movement, or it help in cell division also. It help in flowering and fruiting. So next is gibberellin. गिबरलिन इज ए हार्मोन, इट हेल्प इन सेल इलोंगेशन। अगर गिबरलिन को बच्चों अगर किसी भी प्लांट्स में डाल देंगे, अगर डॉट प्लांट में डाल देंगे, तो वो प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो इट हेल्प इन सेल इलोंगेशन। अगर सेल छोटा है, अगर ये हार्मोन डालेंगे तो सभी सेल बड़ा हो जाएंगे, और सभी सेल बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन। एक है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन से क्या होता है, आपको मालूम है, ग्रोथ होता है। सो जनरली दिस इज फाउंड इन द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड में सेल डिवीजन होने से क्या होगा, उसका रूट या स्टेम, या उसको हम बोलते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल, सेल डिवीजन से होकर न्यू प्लांट्स आएंगे। सो अगर जब हम सीड
को मिट्टी में डालते हैं तो उससे क्या नया प्लांट आता है. सो this hormone cytokinins help in cell division. So this is mainly found in the at the time of germination of seed. So बस याद रखना cytokinins means cell division, और cell division से क्या होता है, growth होता है. Next is called the abscisic acid. अगर बोला जाए तो एब्सिसिक एसिड इज नॉट गुड फॉर द प्लांट. व्हाई? बिकॉज अगर एब्सिसिक एसिड प्लांट में प्रोड्यूस हो गया तो लीफ को एजिंग कर देता, मतलब लीफ येलो हो जाएंगे, पत्ते येलो हो जाएंगे, गिर जाएगा. इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इट डिले द सीड जर्मिनेशन. अगर सीड में प्रोड्यूस हो गया तो उसको जमने में बहुत डिफिकल्ट होगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम. सो दिस इज एब्सिसिक एसिड. इट इनहिबिट्स मींस रोक देता है, ग्रोथ को रोक देता है. मतलब बोले जाए तो ये अच्छा नहीं है फॉर प्लांट्स के लिए. देखिए ये कंडीशन में अच्छा होता है. क्या होता है? ड्रॉट कंडीशन, लाइक डिजर्ट एरिया में जब लाइट और हीट ज्यादा होता है तो उस टाइम क्या करता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है. स्टोमेटा बंद करने से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और प्लांट कैन सर्वाइव, उसके अंदर का पानी उसी में रहेगा. सो एक अच्छा काम है कि दिस क्लोजेस स्टोमेटा एट द टाइम ऑफ ड्रॉट. नहीं तो बाकी में ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर प्लांट्स में हो गया तो उसका ग्रोथ को रोक देगा और एजिंग कर देगा, मतलब जो उसका एज बढ़ा देगा. तो एज बढ़ने के बाद क्या होगा, पत्ते पीले पड़ जाएंगे और गिर जाएंगे. नेक्स्ट इज कॉल्ड इथाइलिन. इथाइलिन, ये जो इथाइलिन हार्मोन है, जब फ्रूट्स बड़ा हो गया तो ये पकने के टाइम अगर इथाइलिन प्रोड्यूस हो गया फ्रूट्स में तो फ्रूट पक जाएंगे. सो इट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. तो आप याद रखना, ऑक्सिन सेल प्रमोट करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट को ग्रोथ करता है, and it helps in flowering and fruiting also. This is the best hormone. Gibberellins increases the size of the cell. Cytokinins at the time of germination of seed, or you can say cytokinins means cell division. It promote cell division. Abscisic acid making the plant aging and leaf will fall, and if this is produced the it inhibits मतलब बच्चों रोक देता है, प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है. नेक्स्ट इज कॉल्ड द इथाइलिन. इथाइलिन कब होता है, जब प्लांट्स के फ्रूट्स मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाता है, और जब इथाइलिन प्रोड्यूस हो जाएगा तो फ्रूट्स पक जाएंगे. सो दीज आर द 5 फाइटोहार्मोन्स. आप बच्चों अभी पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स. जैसे हमें मालूम है कि प्लांट्स में तो ओनली हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन इन केस ऑफ एनिमल में क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, ब्रेन और हार्मोन्स दोनों. तो ब्रेन तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा, अभी हम बता रहे हैं एनिमल हार्मोन. सो हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं. इट इज प्रोड्यूस इन द बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो हार्मोन्स जरूरी होता है. और हार्मोन्स जिससे प्रोड्यूस होता है, जिस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं या डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसमें डक्ट नहीं होता है, मतलब ट्यूब नहीं होता है. वो अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उसमें ट्यूब नहीं होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड आल्सो. सो हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं हम देखेंगे. हमारे बॉडी में मेनली जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पे होता है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं. ये ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. यहाँ नेक में होता है थायरोक्सिन. थायराइड ग्लैंड होता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन्स रिस्पांसिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के लिए रिस्पांसिबल है थायरोक्सिन हार्मोन. नेक्स्ट हमारे किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं. एड्रीनल ग्लैंड कब प्रोड्यूस करता है हार्मोन, जब हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में, मैं चारों तरफ से कोई घेर लिया या कोई एनिमल डेंजर एनिमल को देख लिए, मतलब हमको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, या कुछ गुंडे बदमाश घेर लिए, तो उस टाइम क्या होता है, एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. उस हार्मोन से हमें काफी एनर्जी मिलता है, तो उससे क्या करते हैं हम, या तो फाइट करेंगे या भाग जाएंगे. जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप क्या करोगे, या तो लड़ोगे या नहीं तो भागोगे. इसीलिए इस ग्लैंड का नाम है फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड आल्सो, या हार्मोन्स को भी बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. ओके, फाइट एंड फ्लाइट. नेक्स्ट किडनी हो गया, और किडनी के बाद क्या होता है, पैंक्रियाज. पैंक्रियाज में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, तो हम एक एक करके बताएंगे. पहले देख लेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल टेक प्लेस by brain and hormones. Okay, hormones are produced by endocrine gland. endocrine gland को हम ductless gland भी बोलते हैं. endocrine gland, okay,
इंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे बॉडी में, वो क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, एंड टेस्टिस एंड ओवरी है। एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करता है अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि आपको मालूम है उसमें ट्यूब नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट को ब्लड में डाल देता है, और ब्लड जैसे आपको मालूम है ब्लड सर्कुलेशन में वो सभी जगह जाता है। जैसे हमारे ये मोस्टेचस एंड बियर्ड्स है, ये हार्मोन्स यहाँ नहीं प्रोड्यूस होते हैं, ये कहीं और मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ काम करता है। तो हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो जरूरी नहीं है कि वही काम करेगा, वो किसी और जगह पे जाके काम करता है, और जहां वो काम करता है उस टिश्यू को हम टारगेट टिश्यू बोलते हैं। मैंने कहाँ प्रोड्यूस हुआ है और जहां जाके वो काम कर रहा है उस टिश्यू को हम टारगेट टिश्यू बोलेंगे। तो ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होने से क्या होगा, जिसको जरूरत है, जैसे मोस्टेचस बियर्ड्स के लिए जो हार्मोन्स है, तो वो तो हार्मोन्स हमारे ब्लड में पूरे चारों तरफ जा रहा है, तो हर जगह ऐसे हो जाएंगे ऐसा नहीं है। तो जिसको जरूरत है वही वो हार्मोन्स लेता है, बाकी पार्ट्स हमारे हार्मोन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसको जरूरी है वही लेंगे। तो यहाँ पहले देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड को हम फाइट एंड फ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं या हार्मोन्स बोलते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एड्रेनलिन। तो अगर मान लो बच्चों ऐसे कंडीशन में हम गिर गए तो क्या होगा, तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने से क्या होगा, पूरा मैक्सिमम जो हमारे बॉडी के जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, हमारा हार्ट क्या करेगा, और लंग, हार्ट क्या ब्लड को सेंड करेगा, वो ब्लड को भेजेगा उस मसल में, जहां एक्चुअली मसल्स के कारण ही हम फाइट करेंगे या भाग जाएंगे, तो उस मसल्स को मैक्सिमम ग्लूकोज सप्लाई करेगा एंड ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी। और उस टाइम बच्चों ये भी होता है कि जो ब्लड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, स्किन में यहाँ वहां जा रहा है, तो हमारा पूरा बॉडी क्या करेगा, सभी ब्लड का सप्लाई को कम करके पूरा मैक्सिमम ब्लड उस पार्ट में भेज देगा जिस पार्ट का हमारे हमें यूज करना है। जैसे हमारा हाथ पैर को यूज करना है, वो जो मसल्स यूज करना है, तो वहां मैक्सिमम ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती है, तो हमें क्या मिलेगा, उस ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगा बाकी टाइम के कंपेयर में। ऐसे जो एनर्जी मिलता है, लेकिन इस टाइम एनर्जी हमें बहुत मिलेगा क्योंकि उस सेल में ज्यादा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, तो उस ज्यादा एनर्जी के कारण हम उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, अच्छी तरह लड़ सकते हैं या बहुत तेज भाग सकते हैं। इसलिए वो ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, हमें उस सिचुएशन से बचाता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए उसे आयोडीन की जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। अगर हमारे खाने में आयोडीन कम है तो हमारा ये वाला पार्ट स्वेलिंग हो जाएगा, उसको एक बीमारी भी बोलते हैं, ग्वाइटर। ओके, और थायरोक्सिन का काम क्या है, इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इसको डाइजेशन करने में मदद करता है और डाइजेशन से एनर्जी मिलेगा तो ग्रोथ भी अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा आ गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एक ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पैंक्रियाज होता है, और ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स का काम है इट मेंटेन द शुगर लेवल। अगर शुगर ज्यादा है, शुगर मींस ग्लूकोज का लेवल आपके बॉडी में ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोड्यूस करके उसे कम कर देगा। अगर मान लो ये इंसुलिन हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज मीन पूरा शुगर ही शुगर हो जाएगा, और ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसको डायबिटीज बोलते हैं। तो बच्चों आप याद रखना, जो इंसुलिन होता है पैंक्रियास से प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियास ग्लैंड इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड में एक सेल होता है, उसको बीटा सेल बोलते हैं। सो बीटा सेल प्रोड्यूस, इसीलिए अगर हम कभी शुगर ज्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे, तो हमारा पैंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और एक बार अगर ये अपना काम बंद कर देता है, कम कर देता है, तो डायबिटीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो हमारे पूरे बॉडी में मींस ब्लड में क्या होगा, ब्लड में यूरिन में शुगर ही शुगर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ हमारे ब्रेन के पिछले हिस्सा में होता है, बहुत छोटा साइज का होता है, और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया बच्चे, तो आदमी बहुत लंबा हो जाता है, जिसको हम जेंट बोलते हैं, उसको गिग्नेटिज्म भी बोलते हैं, मतलब राक्षस जैसे।
बहुत भयंकर, बहुत बड़ा। अगर ये हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो गया तो क्या होगा, ग्रोथ चाइल्डहुड में ग्रोथ रुक जाता है और बहुत कम हो जाता है। जैसे आपने सर्कस में देखा होगा, बौने लोग, इंग्लिश में हम डॉर्फिज्म बोलते हैं इस डिजीज को, डॉर्फिज्म। और ज्यादा लंबा होगा तो गिग्नेटिज्म। आपको याद रखना पड़ेगा किससे क्या होता है। पहले बच्चों ये याद रखना, जो है हार्मोन्स होता है ना, ये हमें उचित मात्रा में, एकदम करेक्ट क्वांटिटी में चाहिए। अगर ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम करता है, कम होने से भी प्रॉब्लम करता है। जैसे आप ग्रोथ हार्मोन देख लो, कम प्रोड्यूस हो गया तो वो बौना हो गया, बहुत छोटा हो गया, डार्क हो गया। और ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो ये जो भी हार्मोन्स है एक उचित मात्रा में चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी। और दिस हार्मोन्स इज प्रोड्यूस इन वेरी लेस क्वांटिटी, लेकिन उतना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये टेस्टिस और ओवरी। जैसे आपको मालूम है, टेस्टिस मेल में होता है, टेस्टिस मेल में होता है, दो टेस्टिस होते हैं और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दैट हार्मोन्स इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। नाम से ही पता चल जाएगा टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। तो टेस्टिस में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो उसको उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर मेल सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, मेल कैरेक्टर, जैसे मेल में दाढ़ी मूछ का आ जाना हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन का हो गया, वॉइस चेंज हो गया। दिस हार्मोन्स ब्रिंग चेंजेस इन द। और दूसरा हो गया ओवरी। और ओवरी ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये हमारा हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ देख लेना, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस कंडीशनर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एंड लोकेशन यू मस्ट नो, लोकेशन भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन बॉडी के कौन से पार्ट्स में होता है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन, और पैंक्रियास जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच होता है। और नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे होता है, इसको हम मास्टर ऑफ इंडोक्राइन भी ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एक ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अगर ज्यादा हो गया तो बहुत लंबे हो जाएंगे, उसको गिग्नेटिज्म बोलेंगे। और कम प्रोड्यूस हो गया एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड तो आदमी का ग्रोथ बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट टेस्टिस present in the male, they are producing testosterone hormone, and that hormone is responsible for the male character। and female में ovary होते हैं, two ovaries are there, so they are ovary produces estrogen and progesterone, and that is responsible for the female sexual character। okay, इसे नोट कर लें आप। हार्मोनल डिसऑर्डर, इसमें देखेंगे हार्मोन्स कम या ज्यादा प्रोड्यूस होने से क्या होता है। यहाँ देखो, डॉर्फिज्म एंड गिग्नेटिज्म, ये हमारा जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स अगर कम प्रोड्यूस हो गया तो क्या बीमारी होगा हमें, डॉर्फिज्म, वो आदमी बड़ा नहीं होगा। और ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो क्या होगा, गिग्नेटिज्म, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये दोनों ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है हमारा, ग्रोथ हार्मोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स के कारण अगर कम प्रोड्यूस हो गया तो वो आदमी बौना हो जाएगा, और ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो क्या होगा, बहुत हाइट हो जाएगा। और ये कहां से प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट देखेंगे गॉइटर। गॉइटर क्या होगा, हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है, इंक्रीजेस थायराइड ग्लैंड। ओके, इंक्रीजेस थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। जो हमारा गला है ये बहुत मोटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्यों होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अगर हमारे यहां लिख दे रहा हूं मैं, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन अगर हमारे फूड में कम है तो क्या होगा, हमें ग्वाइटर होगा, ये बीमारी हो जाएगा, ग्वाइटर होगा। और ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं। और ये ग्वाइटर जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ, हमारे थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, उसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है। और आयोडीन की मात्रा अगर हमारे फूड में कम है तो हमारा जो ये गला है बहुत मोटा, बहुत बड़ा हो जाएगा। हिंदी में इसको घेगा रोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी किस हार्मोन्स के कारण होती है। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज को हम क्या बोलते हैं, शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। अगर इंसुलिन, ये क्या होता है, इंसुलिन के कारण होता है, इंसुलिन, इंसुलिन लेस सिक्रीशन। अगर लेस सिक्रीशन,
इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा हमारे बॉडी में तो क्या होगा, डायबिटीज होता है। यहाँ देखेंगे जो डायबिटीज मेलिटस होता है, इस बीमारी का नाम है ये इंसुलिन के डिफिशियंसी। और इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा पैंक्रियाज में सेल होते हैं, उसको बोलते हैं बीटा सेल। पैंक्रियाज में जो सेल हो गए हैं, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और इंसुलिन अगर कम प्रोड्यूस हो गया या नहीं प्रोड्यूस होने से क्या होगा, हमारे बॉडी में और यूरिक एसिड हमारे ब्लड में शुगर ही शुगर होगा, तो उससे क्या होता है, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है टू कंट्रोल दैट वन। तो ये रहा जो डिजीजेस होते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया, डॉर्फिज्म, गिग्नेटिज्म, गोइटर एंड डायबिटीज मेलिटस। तो याद रखना बच्चों कि किस हार्मोन से के कमी का, किस हार्मोन के कमी के कारण होता है, और ये हार्मोन्स कौन से ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के संग हम फिर दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। ओके।